हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 11 विच इज़ सेबी। और उससे पहले हम जो स्टॉक एक्सचेंज हमने इससे पहले अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था टॉपिक, उसके दो बेनिफिट्स को भी जानेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ पूरी कवर की गई है। प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिवली सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स की सीरीज़ जो है वो क्रिएट कर दी गई है ताकि आप इजीली जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट मोटिवेट्स अ लॉट टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड टू मेक अ नाइस कंटेंट। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जब स्टॉक एक्सचेंज आया तो उसके क्या बेनिफिट्स हुए। तो मेनली टू बेनिफिट्स थे स्टॉक एक्सचेंज के। सबसे था पहला था डी म्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है एक साथ, और डी म्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है सेपरेट कर देना। तो पहले क्या होता था, जब स्टॉक एक्सचेंज नहीं थे तो उस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट्स में डीलिंग होती थी पेपर वर्क के थ्रू, तो ब्रोकर जो था ना वो उसका मेन काम था मैनेज करना अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को, और मेनली जो भी चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करना। लेकिन कभी कभार ब्रोकर्स इसका गलत फ़ायदा उठा लेते थे और जो ओनर है उसका कंट्रोल भी खुद ही लेने लगते थे उसके अकाउंट पर जब पेपर वर्क होता था। लेकिन जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज आया, जैसे ही इस पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया गया तो सेपरेट कर दिया गया ओनरशिप और मैनेजमेंट को, यानी कि ओनरशिप और कंट्रोल को पूरा सेपरेट कर दिया गया डीम्यूचुअलाइजेशन के थ्रू। पहले ओनरशिप और कंट्रोल एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते थे, लेकिन जब से स्टॉक एक्सचेंज आया तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, यानी कि इन दोनों का डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया गया। अब ओनरशिप सिर्फ उसके हाथ में रहती है जो सिक्योरिटीज़ बाई करता है, और कंट्रोल कौन करता है, ब्रोकर। तो कंट्रोल सेपरेटली ब्रोकर को करना होता है, और ओनरशिप का ज़िम्मा किस पे होता है, जो सिक्योरिटीज़ को बाई कर रहा है थ्रू दैट ब्रोकर। सेकेंड बेनिफिट था डीमटीरियलाइजेशन। मटीरियलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। तो पहले के टाइम पे जब स्टॉक एक्सचेंज नहीं था तो पेपर वर्क बहुत होता था, आपको ख़रीदने पड़ते थे स्टॉक्स और आपको पेपर की फॉर्म में वो मिलते थे। तो फिर वो एक बियरर सर्टिफिकेट हो जाता था कि अगर मान लो स्टॉक्स खो गए तो उस केस में क्या होगा, वो उसके हो जाएंगे जिसको वो मिल गए। तो उस टाइम पे बहुत अनसिक्योर था स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, और इसीलिए बहुत सारे स्कैम्स भी होते थे उस टाइम पे। तो डीमटीरियलाइजेशन भी एक बेनिफिट था स्टॉक एक्सचेंज का। डीमटीरियलाइजेशन का मतलब है पेपर वर्क पूरा रिड्यूस हो गया। तो स्टॉक एक्सचेंज के आने से पहला ओनरशिप और कंट्रोल का सेपरेशन हो गया, डीम्यूचुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और डीमटीरियलाइजेशन हो गया यानी कि पेपर वर्क पूरा रिड्यूस हो गया। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स थे स्टॉक एक्सचेंज के आने से। अब स्टॉक एक्सचेंज को कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था सेबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेक श्योर कि ये टॉपिक ज़रूर पेपर में आता है, तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप कोई टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर मैं ओवरऑल व्यू दूँ आपको सेबी के बारे में, तो सेबी एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसका मेन काम था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। यानी कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे जितने भी सीए कर रहे होंगे बच्चे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो सीए करना चाहते हैं, उन्हें पता होगा कि सीए के पेपर से लेके कोड ऑफ कंडक्ट एक उसका इंस्टीट्यूशन है उसे रेगुलेट करने के लिए, जिसका नाम आईसीएआई है। ऐसी स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी, इसीलिए स्टॉक मार्केट को कंडक्ट करने के लिए भी एक बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था सेबी। तो सेबी ही रेगुलेट करता था स्टॉक मार्केट को, यानी कि सेबी का ही काम था स्टॉक मार्केट पे नज़र बनाना और ये देखना कि हर चीज़ या जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो ऑर्डरली तरीके से हो रही है या नहीं। तो सेबी एक ऐसी बॉडी थी जिसका मेन काम था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, ठीक है, चलाना। ठीक है, अब सेबी को सेटअप किया गया 1988 के अंतर्गत। सेबी का मेन काम था हेल्दी और ऑर्डरली डेवलपमेंट करना स्टॉक मार्केट का, यानी कि स्टॉक मार्केट को डेवलप भी करना और हेल्दी तरीके से यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो उस पर भी नज़र बनाए रखना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी कि इनिशियली शुरुआती टाइम में जब सेबी सेटअप किया गया 1988 में, तो उसके बाद सेबी को ना
वॉच डॉग के नाम से जाना जाता था। अब ये वॉच डॉग क्यों कहा जाता था सेबी को, यानी कि से आप अगर नाम से कोरिलेट करो तो सिर्फ एक डॉग की तरह वॉच करता था सेबी स्टॉक मार्केट को। यानी कि शुरुआती टाइम पे ना सेबी बहुत इनफेक्टिव रहा था कंट्रोल और रेगुलेट करने में स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना सेबी को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं मिला था। होता ये था कि उस टाइम पे सेबी को ना सिर्फ स्टैब्लिश कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने इस सेबी को कोई लीगल स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया था। इसलिए सेबी जो था वो एक वॉच डॉग की तरह उस टाइम काम कर रहा था, कि एक ऐसा डॉग की तरह था जो बार्क भी नहीं कर रहा था, सिर्फ वॉच ही कर रहा था। ठीक है, ऐसे आप समझ लो कि सेबी एक ऐसी बॉडी थी जिसके पास क्योंकि कोई लीगल स्टेटस नहीं था तो वो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकता था लीगली। तो इसलिए सेबी शुरुआती दौर में काफ़ी इनअफेक्टिव रहा। यानी कि स्टॉक मार्केट में बहुत सी माल प्रैक्टिसेस, बहुत सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती रही, लेकिन सेबी उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने में पूरी तरीके से इनइफेक्टिव रहा, इसी वजह से क्योंकि इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसी ही स्टॉक मार्केट्स के अंदर माल प्रैक्टिसेस बढ़ने लगी, फ्रॉड बढ़ने लगे, जो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करने लग गए, ब्रेक करने लग गए और उनको हार्म पहुंचाने लगे। तो उसी के बाद मई 1992 के अंदर सेबी को लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने इसे लीगली एक कॉरपोरेट बॉडी बना दिया, और अब सेबी के पास वो सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसके थ्रू वो पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सकें। तो इसीलिए इनिशियल दौर पे वेज सेबी को वॉच डॉग कहा जाने लगा था। तो बेसिक मतलब तो आपको सेबी का क्लियर हो ही गया होगा कि सेबी की फुल फॉर्म थी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो था उसे एक बॉडी के तौर पे बनाया गया था जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करें, लेकिन शुरुआती दौर में क्योंकि सेबी को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला था इसलिए वो एक वॉच डॉग की तरह ही देखता रह गया स्टॉक मार्केट को और कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन मई 1992 के अंदर सेबी को एक लीगल स्टेटस मिल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं रीज़न ऑफ स्टैब्लिशिंग सेबी, यानी कि क्या रीज़न्स थे कि सेबी को लीगल स्टेटस देना पड़ा गवर्नमेंट को, और क्यों सेबी को स्टैब्लिश किया गया। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में डीलिंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, स्टॉक मार्केट में डीलिंग जो थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, क्योंकि लोगों का फेथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर। तो लोग जितना ज़्यादा डीलिंग कर रहे थे ना स्टॉक मार्केट में, उतनी ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस, डीले इन डिलीवरी और वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बढ़ने लग गए थे। यानी कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे सिक्योरिटीज़ की, उतना ही ज़्यादा गलत तरीके से ट्रेडिंग, डिलीवरी में डीले होना और साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो ना होना, ये सारी चीज़ें भी बढ़ने लग गई थी। इसी वजह से सेबी को एज अ कॉरपोरेट बॉडी गवर्नमेंट ने एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया और सेबी को इस्टेब्लिश किया, ताकि स्टॉक मार्केट में इन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस किया जा सके और एक टाइम पे प्रिवेंट ही कर दिया जाए, ताकि स्टॉक मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर्स इतने पैसे लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ कोई भी उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म ना पहुँचे। तो यही मेन रीज़न था कि ना कोई माल प्रैक्टिसेस हो, ना कोई डीले हो डिलीवरी में, और ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो। इसी वजह से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम सेबी था। ठीक है, अब रोल क्या था मेनली सेबी का, तो क्योंकि ये चीज़ सारी बढ़ने लग गई थी स्टॉक मार्केट में, तो इनको रिड्यूस करना ही मेन सेबी का रोल था। तो रोल ऑफ सेबी क्या था? टू रिड्यूस द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करना और इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के सिक्योर करना। इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक मार्केट में अनफेयर ट्रेड किया जा रहा था उसको कम करना, ये सेबी का मेन काम था। और साथ में क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं बहुत इच्छाओं के साथ और बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ, तो जब वो कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट या वो भी रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि फ्रॉड इतना हो गया था स्टॉक मार्केट में, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो था वो प्रोटेक्ट नहीं रह पा रहा था। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करना भी सेबी का एक बहुत बड़ा काम था। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। तो मेन रोल सेबी का यही था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर रखना। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सेबी के? सेबी के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे।
फर्स्ट, टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना यानी कि स्टॉक मार्केट को चलाना, ये सभी का काम था। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हित को प्रोटेक्ट करना, ये भी सभी का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन हो रहा था उन जैसी सारी चीज़ों को रोकना स्टॉक मार्केट में, ये भी सेबी का एक ऑब्जेक्टिव था। और साथ साथ टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज, यानी कि जो इंटरमीडियरीज होती है, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन डेवलप करता था? सेबी ही डेवलप करता था। तो ऑल इन ऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ थी, चाहे वो इंटरमीडियरीज हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, हर किसी के इंटरेस्ट को और हर किसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेबी द्वारा ही डेवलप किया जाता था। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे आज हमने जो सेबी था, क्योंकि सेबी एक ना बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और मैं फिर बता रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है इस चैप्टर के अंदर। और अभी इसके 3 मेजर फंक्शंस बचे हुए हैं जो कि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।